दोस्तों, एक लड़की की शादी 12 साल की उम्र में ही लड़की और लड़का भी अभी 13 साल का ही है। दोनों परिवार की रजामंदी से सहमत से करा दिया जाता है। शादी करवा दी जाता है और गौना के लिए दोनों परिवार सहमत होते हैं कि गौना तभी कराया जाएगा जब दोनों बच्चे बालिग हो जाएंगे। लड़की की उम्र कम से कम 18 साल हो जाए, लड़का भी 19 साल 18 साल का पूर्ण हो जाए तभी होगी। इसी बीच में लड़की चूंकि पढ़ने में ठीक ठाक होती है, लड़की पढ़ाई अपनी जारी रखती है। पढ़ाई के साथ साथ वह आगे चलकर एलएलबी की पढ़ाई करती है और वह सिविल जज बन जाती है। लड़का इसी बीच में 10वीं में ही फेल हो जाता है। साथियों, जब लड़का 10वीं में फेल हो जाता है तो पढ़ाई के दौरान एलएलबी जब कर रही थी लड़की शहर से, उसी बीच उसकी मित्रता एक अपने ही साथ पढ़ने वाले लड़के से हो जाती है। जब लड़की जज बनती है, लड़का भी उसके साथ ही जज बन जाता है। जब लड़की ज्वाइनिंग करती है, उसी बीच लड़का उसको प्रपोज कर देता है। लड़की असमंजस में फंस जाती है कि जहाँ मेरी शादी हुई है वो महज 10वीं फेल है और मैं जज हूँ। साथी, इसके बाद बने रहिए कहानी में। साथियों, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों नमस्कार। ये कहानी है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की है। साथियों, जहाँ पे संजना नाम की लड़की की शादी उसके माता पिता महज 12 साल में ही कर देते हैं। वो 7वीं के आसपास पढ़ाई कर रही थी। उनकी शादी शिव कुमार नाम के लड़के से होती है। चूँकि शादी दोनों परिवार के रजामंदी से होती है, गौना नहीं कराया जाता। इसी बीच में बच्चे दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। साथियों, पढ़ाई के साथ साथ दोनों परिवार इस पर भी सहमत में हो जाते हैं कि जब ये बालिग होंगे तभी इन लोगों को गौना करा लिया जाएगा। लड़की अब मन लगा के पढ़ाई करती है। साथियों, 10वीं पास करती है, इसके बाद 12वीं पास करती है। 12वीं में उसके काफ़ी अच्छे अंक आते हैं। गांव में जब बच्चियों के अच्छे अंक आते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी बधाइयाँ देते हैं और कहते हैं आपकी बच्ची तो बहुत अच्छी टैलेंटेड है। उस परिवार को भी पास पड़ोस के लोग बधाइयाँ देते हैं। ऐसा ही संजना के साथ भी होता था। तो पिताजी ने सोचा कि बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है। बेटी ने पिता से जाहिर की, जब 12वीं कर चुकी तो पिताजी, मेरी इच्छा है कि भी आप गौना ना करवाएं मेरा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। स्नातक की पढ़ाई करती है, स्नातक के बाद वह एलएलबी करने लगती है। इधर लड़का जो है, जो शिव कुमार नाम का लड़का था, वो 10वीं पहुँचते पहुँचते 10वीं की एग्ज़ाम देता है और इसी बीच वह फेल हो जाता है। जब 10वीं में फेल हो जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं, बेटा तुम क्या पढ़ रहे थे? बहू उधर बड़े अच्छे अंकों से 10वीं को निकाल ली। बेटा तुम्हारा मन नहीं लगता, तो तुम्हारा अगर पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो तुम कोई धंधा ही कर लो। लड़का भी सोचता है कि मैंने तो काफ़ी प्रयास किया, हो सकता है मेरा अब 10वीं ही न निकले तो क्यों न कोई बिजनेस कर लूँ। मेरी पत्नी तो पढ़ रही हैं। लड़के को यही खुशी होती है कि मेरी पत्नी पढ़ रही हैं। तो लड़का इधर उधर नौकरी के लिए प्रयास करता है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता, चूँकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो लड़का को कुछ नहीं समझ में आता, ज़्यादा बिजनेस के लिए पैसे नहीं होते। तो उसके माता पिता कहते हैं, बेटा गांव के नज़दीक ही एक चौराहा है, यहीं तुम साइकिल के पंचर की दुकान खोल लो। इससे तुम्हारा एक व्यवसाय भी चलने लगेगा। आगे अपनी बहू पत्नी को अगर पढ़ाना चाहोगे, तुम्हारे लिए 2-4 पैसे भी बने रहेंगे, साथ में बाल बच्चों का भी इसमें तुम्हारा लालन पालन हो जाएगा। लड़का को भी माता पिता की बात समझ में आती है। वो साइकिल की पंचर बनाने की दुकान खोल लेता है। इधर जब दोनों बालिग हो जाते हैं तो जो लड़के के माता पिता होते हैं, उसकी माँ कहती है कि क्यों ना गौना का भेद कर इन लोगों को, बहू को यहाँ बुला लिया जाए। जब लड़के के पिता से ऐसी बात कहते हैं तो लड़के के पिता कहते हैं, ठीक है अभी तो बहू पढ़ रही है, अगर गौना करना होगा तो खुद ही कोई न कोई सूचना आएगी। लेकिन लड़के की माँ कहती है कि तुम्हारा बेटा तो 10वीं तक नहीं पढ़ पाया, तुम्हारी बहू इतनी पढ़ रही है तो क्या इसके साथ रहेगी?
तमाम चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो लड़के के पिता हैं समझाते हैं अपनी पत्नी को कि क्यों नहीं रहेंगी, बहू पढ़ी है, लड़का नहीं पढ़ा हुआ तो क्या हुआ, बहू ही नौकरी करेगी। आखिरकार एक दिन यहाँ से गौना के लिए लड़के के पक्ष से भेजा जाता है कि बेटी अब बालिग हो गई है, दोनों की गौना करवा दिया जाए। आखिरकार पहले जो व्यवस्थाएं थी, नाऊ जाता है उस गांव में, जब पहुंचता है तो उस घर को किसी से पूछता है कि कौन सा घर है। वहां पहुंचने के बाद उसको बैठाया जाता है। लड़की जब जानती है कि मेरे ससुराल पक्ष से यह आदमी आया हुआ है, तो वो अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी, अभी तो मैं स्नातक ही कर रही हूँ, मेरी अभी पढ़ने की इच्छा है, तो आप संदेशा भिजवा दीजिए, अभी मेरी उम्र ही कितनी है, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, संदेशा भिजवा दीजिए कि अभी मैं गौना नहीं कर सकता, कुछ टाइम अभी चाहिए। आखिरकार वह व्यक्ति वहाँ से लौट जाता है। समय गुजरता है, बेटी की पढ़ाई स्नातक की पूर्ण हो जाती है। वह एलएलबी की वकील बनना था, एलएलबी के पढ़ाई के लिए वह शहर चली जाती है। साथियों, शहर जाने के बाद अब चूंकि इतना बड़ा घर नहीं होता, कुछ व्यवस्थाएं परिवार करता है बेटी को पढ़ाने के लिए, तो वहीं एक कमरा लेकर रेगुलर पढ़ाई करने लगती है संजना। इधर उनके ससुराल में जब ये जानकारी होती है कि बेटी एलएलबी करने, वकील की पढ़ाई करने गई है, तो गांव में लड़के के पक्ष के लोग जो परिवार समाज में होते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि तू तो 10वीं फेल है, तेरी पत्नी वकालत की पढ़ाई करने गई है, क्या तेरे साथ रहेगी। तमाम तरह की उसके माता पिता से लोग समाज में बातें करते हैं कि तुम इसकी कहीं शादी करवा दो, अब तुमने तो ये भी देख लिया, तुमने गौना का जो भेजा था उसके लिए भी वो लोग राजी नहीं हैं, तो क्या इसके साथ शादी अब वो लड़की रहेगी। लेकिन लड़के के पिता कहते हैं क्यों नहीं रहेगी। उसकी माँ को भी अब विश्वास नहीं है कि मेरी बहू इतनी पढ़ लिख कर क्या मेरे लड़के के साथ रहेगी, जो महज एक छोटी सी पंचर की दुकान खुला हुआ है। लोग कहते हैं अब 2 भाई हैं, छोटे वाला भाई भी इसके ही इंतज़ार में, उसकी भी शादी नहीं हो रही है। बहरहाल समाज के लोग जब कहने लगते हैं तो उसके छोटे भाई की शादी करवा दी जाती है, और लड़का तो इंतज़ार में अपनी पत्नी की पढ़ाई से ही खुश एकदम मस्त है, उसके दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इधर उसकी पत्नी जब शहर में रहती है तो साथ में एलएलबी करने वाले एक सुंदर लड़का सुशील, जिसका नाम विनोद है, देखने में काफ़ी हैंडसम था, उससे मित्रता हो जाती है। चूँकि एक साथ ही पढ़ते थे, तो शाम सुबह जब कभी एक ही मोहल्ले में रहना होता था, तो सब्जी वगैरह को जब मार्केट निकलते थे तो अक्सर दोनों मिल भी जाते थे बाहर भी। एक दिन संयोग कहें या नक्षत्र कहें, मार्केट में ही दोनों मिलते हैं। विनोद संजना से कहता है कि संजना, तुमने तो कभी मुझे अपने कमरे में घुमाया भी नहीं, तुम कहाँ रहती हो। संजना कहती है कि क्या करेंगे आप चल के। कहता है ठीक है, मित्र हैं, कभी देख लें, कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आ जाऊंगा। आखिरकार दोनों जो मार्केट का सामान होता है उसको लेते हैं, और संजना कहती है ठीक है, आपको मेरे कमरे ही चलना है तो चलिए देख लीजिए। लड़का वहाँ पहुँचता है तो क्या देखता है कि संजना एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। वही कमरा किचन है, वही सारा काम और वही पढ़ाई करना। वो संजना की स्थिति को देखकर ही समझ जाता है, लड़का काफ़ी रईस घराने से होता है। साथी, संजना की कुछ ज़रूरी की चीज़ों के बारे में पूछता है, उसके पास अनुपलब्ध होती हैं, परिस्थिति ऐसी नहीं थी, तो कुछ उसकी मदद भी कर देता है, कुछ सामान भी दिलवा देता है। जब ऐसी मददें होती हैं गांव देश से बाहर शहरों में, तो जो बच्चे साथ में रहते हैं उनकी मित्रता थोड़ा सा और कहते हैं गाढ़ी हो जाती है। ऐसा ही संजना और विनोद के बीच होता है। विनोद मन ही मन संजना को पसंद भी करने लगता है। संजना पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक थी,
और दोनों एक साथ पढ़ते भी थे। तो इसी बीच में एक दिन ऐसा होता है कि विनोद अपने क्लास में दोनों बैठे हुए थे। जैसे ही कॉलेज का टाइम ख़त्म होता है तो विनोद संजना से कहता है, क्या संजना, तुम्हारा मुझसे भी कोई खास मित्र है? तो संजना कहती है, ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो? कहता है, बस ऐसे ही पूछ लिया हूँ। क्या तुम किसी को पसंद करते हो? मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब ऐसी बात संजना सुनती है तो कहती है, तुम मेरे अच्छे मित्र हो लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो अपने पति के बारे में भी बताती है कि मेरी तो शादी आज से कई साल पूर्व बचपन में ही हो गई थी। मेरे पति हैं तो मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? आखिरकार जब विनोद यह सुनता है तो पूछता है कि वो करता क्या है लड़का जिससे तुम्हारी शादी हुई है? तो संजना सच सच बता देती है कि देखो, मैं जब मेरी शादी हुई थी तो वो 7वीं क्लास में पढ़ते थे, मैं 6ठी में थी। लेकिन समय गुजरा, हम लोगों ने पढ़ाई जारी रखा। इसी बीच में वह 10वीं में फेल हो गए और मैं पढ़ ही रही हूँ। वो खुद की अपना बिजनेस खोल लिए हैं, साइकिल की पंचर बनाने की दुकान। तो इसमें थोड़ा सा विनोद उसके प्रति देखता है और मुस्कुराता है कि क्या यार, तुमने किससे शादी कर ली? लेकिन संजना कुछ नहीं बोलती। विनोद कहता है, संजना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा और तुमसे जी जान से प्यार करता हूँ। मुझे भरोसा है तुम मेरे पास ज़रूर आओगी। दोनों चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। डेली का जो दिनचर्या होता है, दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं, समय बीत रहा है। इसी बीच में पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। अब संजना की चूँकि ललक थी पढ़ाई करने की, इधर पढ़ाई जब पूरी होती है तो तैयारी में लग जाती है। इधर जो उनके पति हैं शिव कुमार, वो भी अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। उनको जब ये जानकारी होती है कि मेरी पत्नी ने वकालत की पढ़ाई कर ली है, चूँकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जब जानते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। अब संजना तैयारी में लग जाती हैं। इसी बीच में PCS जे का जो एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है, संजना फॉर्म भर देती हैं। उनके साथ पढ़ाई करने वाला लड़का भी फॉर्म भर देता है। नक्षत्र कहें संयोग, दोनों का PCS जे में सिलेक्शन हो जाता है। सभी प्री मेन वाइवा होता है, सभी में पास हो जाती हैं और फाइनल रिजल्ट आखिरकार आता है। तो जब देखे होंगे कि गांवों में कोई बेटी अगर किसी बड़े पद को हासिल करती है तो बेटी का बहुत सम्मान होता है, गांव में मिठाइयाँ बांटी जाती है। ऐसा ही संजना के गांव में होता है। गांव में परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग खुशी बांटते हैं, संजना के घर पहुंचते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इधर उनके पति को, जब पति के घर वालों को पता चलता है, शिव कुमार को पता चलता है, तो वह काफ़ी खुश होता है और मिठाइयाँ अपने पंचर की दुकान में बांटता है कि मेरी पत्नी जज बन गई हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो पत्नी तेरे साथ आई नहीं तो वो जज बन गई, कुछ उसके प्रति हंसी भी उड़ाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। आखिरकार उसकी माँ उसके पिता से कहती है कि बहू तो जज बन गई, अब बेटे की शादी कर देना चाहिए, क्योंकि अब बहू तो इसके साथ रहेंगी नहीं। पिता कहते हैं कि अभी तो जज बनी है, हम लोगों को भी उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। लेकिन उसके माँ इसका विरोध करती हैं कि क्यों जाओगे खुशी में शामिल होने, जो बहू यहाँ आने के लिए नहीं तैयार है उसके घर जाओगे तुम लोग। लेकिन पिता जो होते हैं शिव कुमार के, वो नहीं मानते और अपने 2-4 भाई लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं कि मेरी बहू जज बन गई है, क्यों ना इस खुशी में शामिल होने उन्हीं के घर चला जाए। एक गाड़ी की जाती है
और उसी के माध्यम से उस घर पे पहुंचते हैं जहां नात, रिश्तेदार, गांव के लोग, काफ़ी भीड़ होती है। ये लोग भी पहुंचते हैं। लड़की के पिता मिलते हैं इन लोगों से, लेकिन आओ भगत शायद वैसी नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये समधी लोग थे। बेटी की उनके बधाई देने गए थे, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं हुआ कि इनको भी कोई कहे कि आपकी भी बहू जज बनी है। थोड़ा सा मायूस घर वापस आते हैं तो इनको भी शायद लगता है कि अब हो सकता है कि मेरी बहू मेरे बेटे के साथ न रहे। इधर संजना के जो माता पिता हैं उनको भी पता था कि बेटी की एक लड़के से काफ़ी मित्रता है, बेटी उसको शायद पसंद भी करती है। हो सकता है कि बेटी की शादी अब वहीं हो, ऐसा उनके माता पिता को अनुमान था। अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी अब तो तुम जज बन गई, कुछ ही समय आता है बेटी की ज्वाइनिंग हो जाती है, अपने पद पे पहुंच जाती हैं। पिता एक दिन बेटी से कहते हैं कि बेटे अब तो तुम्हारी जो इच्छा थी तुमने सब पा लिया, अब हम लोग चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। बेटी कहती है पिता जी शादी तो आपने की है, अब तो मुझे ससुराल जाना चाहिए। पिता को उम्मीद नहीं थी कि बेटी के मन में अभी वही शिव कुमार नाम का लड़का है जो पंचर की दुकान खोला है। पिताजी बेटी से कहते हैं कि बेटी तुम अभी स्वतंत्र हो, जहाँ रहना चाहती हो रह सकती हो। अभी मैंने तुम्हारी शादी तो बचपन में की थी, अभी तुम वर चुनने का तुम्हें अधिकार है, तुम बालिग हो गई हो। अगर तुम चाहो तो हम पंचायत बुलाकर तुम्हारी जो शादी है उसको तुड़वा भी सकते हैं। बेटी और पिता की फोन पर चर्चाएं, बातें हो रही हैं। आखिरकार बेटी कहती है कि पिताजी आप पंचायत मन बुलाइए, मेरे ससुराल पक्ष के 2-3 लोगों को बुलवा लीजिए और उसमें मेरे पति को भी बुलवाइएगा, मैं देखूंगा, उनसे मिलूंगी, जो निर्णय होगा। पिता कहते हैं बेटी तुम स्वतंत्र हो, दूसरों का निर्णय देती हो, तो जो जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा करना। बेटी कहती है ठीक है पिताजी, मैं लड़के से मिलूंगी, फिर इसके बाद मैं डिसीजन लूँगी कि मुझे करना क्या है। बेटी ड्यूटी से छुट्टी लेकर गांव आती है। गांव आते वक्त अपने खास मित्र से भी मिल के आती है। विनोद से मिलती है कि मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ विनोद, अगर मेरी शादी न हुई होती तो तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, मैं तुमसे शादी जरूर करती। विनोद को अब भी उम्मीद है कि जिस पति से हम मिलने जा रही हैं इनको वो पति पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है। एक छोटी सी पंचर की दुकान खोला है, क्योंकि उसे अपने पैसों का, रुतबे का भी घमंड था। तो उसको उम्मीद थी कि एक न एक दिन संजना मेरे पास आएगी, अब उससे मिल रही है तो निश्चित ही उसको छोड़ देगी। आखिरकार संजना उससे बोलती कुछ नहीं है और बता देती कि मैं जा रही हूँ, चली जाती है। आने के बाद गांव पहुंचती है, उस परिवार को भी उनके पति और ससुर 1-2 लोग और आते हैं, घर पे आ गए हैं, बैठे हुए हैं, पानी पिंगल कराया जाता है, जो एक रिश्तेदारों का प्रति सम्मान होता है, शायद वो सादर सत्कार भी उनका किया जाता है। इसके बाद लड़की जो है एक कमरे में बैठी हुई थी। घर की जो और महिलाएं हैं उनसे सूचना दी जाती है कि लड़के को अंदर भेज दिया जाए। लड़का आखिरकार अंदर जाता है, उस कमरे में प्रवेश करता है जहां उसकी पत्नी बैठी हुई है। अब लड़का चूंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, जज का नाम सुनते ही उसके शरीर में साथ नहीं दे रहा है और धक 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 एक तरह से कांप भी रहा है। लड़का अंदर प्रवेश करता है तो उस महिला का पति, लेकिन लड़का खुद झुकने का प्रयास कर रहा है कि कहाँ पैर मिले छू लूं। जैसे ही झुकता है महिला पकड़ लेती है कि आप ये क्या कर रहे हैं।
लड़का कहता है आप तो बहुत बड़ी अधिकारी हैं। तो लड़की कहती है मैं अधिकारी हूँ, जहाँ की हूँ तहाँ की, यहाँ तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आखिर तुम इतने नर्वस क्यों हो? लड़का बोलता है कि अरे आप तो अधिकारी हैं, आपके सामने मैं क्या कुछ खास बोल नहीं पाता। तो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे साथ नहीं रखोगे? लड़का हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो जिंदगी भर आपका साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो क्या आप मेरे साथ रहेंगी? लड़की कुछ और चीज़ें पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो लड़का जाहिर सी बात है, वो तो पत्नी है तो हाँ ही कहेगा। लेकिन लड़की एक ऐसा सवाल पूछती है कि क्या मैं अगर तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार ना हूँ तो तुम क्या करोगे? तो लड़का कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे खुशी होगी कि जहाँ तुम्हारी खुशी रहे वहाँ तुम खुश रहो तो मैं भी खुश रहूँगा। जब ऐसा सवाल करती है लड़की और लड़का ऐसा जवाब देता है तो आखिरकार वह भावुक सी हो जाती है। लड़की फिर पूछती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, चलने के लिए तैयार हूँ। तो लड़का एकदम भावुक सा हो जाता है। जब भावुक हो जाता है तो लड़की पूछती है तुम तो रोने से लग गए। तो कहता है कि इतनी बड़ी खुशी, जिस खुशी को मैं सपनों में भी सोच नहीं सकता, अगर सामने मिले पत्नी हो और वो भी जज हो, ये तो खुशी के आंसू हैं। आखिरकार लड़की दोनों लिपट जाते हैं। काफ़ी समय हो गया था, करीब 15 से 16 साल हो गए थे शादी को। आज पति पत्नी मिले हैं। एक पत्नी बड़ी अधिक अफसर है, लड़का एक छोटा सा नॉर्मल इंसान, लेकिन पति है उसका। दोनों लिपट कर एक भावुक सा क्षण हो जाता है। 10-5 मिनट टाइम बीतता है। इसके बाद अपने को दोनों संभालते हैं। संभालने के बाद बाहर निकलते हैं। आखिरकार लड़की के तो पिता का कोई अनुमान नहीं था। सोचे थे कि लड़की तो, जब आप कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा स्टेटस ना गिरे, उनको तो यह था कि बेटी की शादी अब एक जज ही लड़के से होगी। लेकिन बेटी कहती है कि पिताजी अब टाइम आ गया है कि मेरी विदाई कर दी जाए। पिता के सोच के अनुरूप बेटी जवाब देती है। आखिरकार बाहर बैठे जो उनके ससुर लोग होते हैं, बेटी उनको जाकर पैर छूती है और इधर अंदर चली जाती हैं और उनकी सारी विदाइयाँ की तैयारियां की जाती है। दोस्तों, एक दिल को भावुक करने वाली ये कहानी थी कि जो एक इतनी ही पढ़ी लिखी और बुद्धिमान पत्नी अपने पति धर्म को, दूसरे की ज़िंदगी का फैसला करने वाली अपने ज़िंदगी को फैसला इतनी ही गहराई से की, जो अपने पति धर्म को भी निभा रही है और अपने नौकरी की ज़िंदगी को भी जी रही है, और उस परिवार की आर्थिक स्थिति भी यह पत्नी और लड़की जाकर मजबूत कर देती है। साथियों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो निवेदन है थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, नमस्कार।